हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज वाली वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं फ्री एग्ज़ाम प्रिपरेशन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क की वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं और आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो वीडियोस आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन वीडियोस के बाद मेरे पास मल्टीपल रिक्वेस्ट आई कि मैं एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की और भी वीडियोस बनाऊं, तो उसके लिए मैं अब दोबारा से है वो वीडियो शुरू कर रहा हूं। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे डीबीएमएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो किसी भी कंप्यूटर साइंस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपके पास आपका सिलेबस होता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है और ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिलेबस की हर एक चीज़ को याद रखें और हर एक चीज़ को जाके आप एग्ज़ाम में पूछा जाए और कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन ना आ जाए। कोई भी एग्ज़ाम आप प्रिपेयर करते हो तो उसके अंदर एट मोस्ट एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो रैंडमली कहीं से भी आ जाता है। बाकी सारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक टॉपिक के रिलेशन में होते हैं। तो आज की वीडियोस में मैं आपको एक गोल्डन गिफ्ट देना चाह रहा हूं। वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको 3 इमेजेस दूंगा जो कंप्यूटर साइंस गुरु हब का जो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर मैं 3 इमेजेस शेयर करूंगा एंड मैं गारंटी दे सकता हूं कि वो आपके एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आएगा ही आएगा। तो डीबीएमएस के ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोस मैं बनाना चाहूँगा, करीबन 50 क्वेश्चंस होंगे जो हम डीबीएमएस के वो कंप्लीट करेंगे। इस वाली वीडियोस में हम बात करेंगे सिर्फ पहले 10 क्वेश्चंस की जो मोस्ट लाइकली टू बी एक्सपेक्टेड के वो क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत, और अगर आपको पूरा का पूरा गोल्डन गिफ्ट चाहिए तो वीडियो पूरी देखिएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्या होता है। अ टेबल कैन हैव ओनली वन। उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा कि आपसे पूछा जाएगा सेकेंडरी की, अल्टरनेट की, यूनिक की एंड प्राइमरी की। तो उसके अंदर आपने चूज करना है प्राइमरी की। हर बार ये क्वेश्चन जो है वेरिएशंस के साथ पूछा जाता है। उसके अंदर आपको मान लिया ये दे देते हैं कि यूनिक की है और ये की है, तो उसमें से प्राइमरी की कौन सी होगी, तो इस तरीके से वो फोल्ड करके दे दिया जाता है। आपके पास सेकेंडरी कीज़ का बना के दे सकते हैं। और हर बार कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, और उसमें लिखा होगा मोर देन 2 प्राइमरी की, मोर देन कैन हैव वन ओनली वन यूनिक की। ऐसे करके ये क्वेश्चन जो है आपको चेंज करके दे सकते हैं। तो हमेशा आपको ये बात याद रखनी है कि किसी भी टेबल के अंदर सेकेंडरी की, अल्टरनेट की, यूनिक की मल्टीपल हो सकती हैं, बट प्राइमरी की बस हम सिर्फ एक को बना सकते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है दूसरे क्वेश्चंस की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। हमें पता है रिलेशनल, अगर मैं डेटाबेस की बात करूंगा तो डेटाबेस के अंदर जो है वो टेबल तो आएगी ही आएगी। अगर टेबल आ गई, टेबल की एंटिटी की अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड्स होते हैं। हमें पता है कि कोई भी एक वैल्यू एंटर्ड हो जाती है वो रिकॉर्ड हो जाती है। तो अगर इस वाले क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं ऑड मैन आउट के थ्रू, ए नहीं हो सकता है, डी नहीं हो सकता है। फिर आता है आपका कॉम्प्लेक्स लॉजिकल रिलेशनशिप और ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ट्री लाइक स्ट्रक्चर में अगर मैं स्पेशलाइजेशन और जर्नलाइजेशन की बात करूं तो वो चीज़ें आ सकती हैं, बट वो इतना कैरेक्टरिस्टिक में नहीं आता है जितना कि होता है कॉम्प्लेक्स लॉजिकल रिलेशनशिप। कि हमेशा जो टेबल की, रिलेशनल डेटाबेस की जो आपस में रिलेशनशिप होती है वो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होती है। ट्री लाइक स्ट्रक्चर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये मैंडेटरी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपके पास वो होगा ट्री लाइक स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद अब आ रही आती है आपके क्वेश्चन नंबर 3 की। A field can be called as dash in a relation context। तो इस चीज को हमेशा आपको याद रखना है। फील्ड आ जाए, कॉलम आ जाए, तो वो हमेशा होता है एट्रीब्यूट। तो इस चीज का आप ध्यान रखना कि फील्ड को हम कॉलम भी कह सकते हैं, एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। टपल एक रो हो जाती है। रैंडम फाइल, डायरेक्ट फाइल से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये क्वेश्चन में आपस में ये तो बिल्कुल मतलब
घटिया ऑप्शन दे रखे हैं, इसका कोई लेना देना हो ही नहीं सकता। मेन होता है एट्रीब्यूट और टपल का, बट फील्ड जो होती है वो हमेशा एक एट्रीब्यूट होती है और टपल आपकी सारी की सारी एक टेबल की एक एंट्री होती है। फिर बारी आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। इन अ रिलेशन मॉडल कार्डिनलिटी इज टर्म्ड एज। जो मेरी वीडियो बहुत ध्यान से देख रहे हैं, मैंने आपको गोल्डन गिफ्ट की बात की थी, तो गोल्डन गिफ्ट आपका ये है कार्डिनलिटी, टपल, एट्रीब्यूट, डिग्री, कंस्ट्रेंट। इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा ही अगर डीबीएमएस का क्वेश्चन होता है। इससे रिलेटेड इमेज जो है मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर शेयर करूंगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ को आपको रट लेना है कि ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आएगा ही आएगा। कार्डिनैलिटी हमेशा आप रिलेट करना टी सी कर लो या सी टी के बारे में याद करना। कार्डिनैलिटी जहाँ पर भी आ जाता है तो उसका मतलब टपल होता है, और फिर हमारा जो दूसरा ऑप्शन पूछा जाता है वो होता है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। तो उसका जो रिलेशन होता है वो जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं, जितने भी फील्ड होती हैं, जितने भी कॉलम होते हैं उसके साथ होता है। तो हमेशा आपको याद रखना है सी सी का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, सी टी का कॉम्बिनेशन बनेगा और डी सी का कॉम्बिनेशन बनेगा। ये क्वेश्चन आपका पक्का एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसके 95% चांसेस हैं आपके एग्जाम में आने के। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं वो आता है द डैश इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग टेबल। जहाँ पर आपकी बात आ जाती है क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग, तो वो क्रिएट और डिस्ट्रॉय होता है हमेशा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज से DDL कमांड के थ्रू, जहाँ पर आपकी क्रिएट कमांड आ जाती है। तो आई होप आपने ये सारी कमांड पढ़ी हुई हैं। एक आपका गोल्डन गिफ्ट ये भी है कि जो आपका DML, DCL, TCL और DDL, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसमें या तो आपका ये पूछ सकते हैं कि आपका कि कौन सी कमांड किस में से है, कौन सी कमांड का रिलेशन किसके साथ होता है। अगर मान लो क्वेश्चन को हल्का सा घुमा के दे दिया, यानी कि टेबल क्रिएट करनी है, डिस्ट्रॉय करने हैं, इंडेक्स बनाना है, इंडेक्स तोड़ना है, प्राइमरी की चेंज करनी है, या आपको जो है कैंडिडेट की वो चेंज करनी है, या कोई भी कंस्ट्रेंट चेंज करना है, तो वो किसके अंदर होगा? वो सारा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के थ्रू होगा। फिर उसके बाद बारी आती है आपके 6 की। द व्यू ऑफ टोटल डेटाबेस कंटेंट इज, ये आपका अनदर एक गोल्डन गिफ्ट है। गोल्डन गिफ्ट का मतलब है जो आपका 3 लेयर्ड आर्किटेक्चर होता है डेटाबेस का। आपके जो व्यूज होते हैं, कंसेप्चुअल व्यू, इंटरनल व्यू, एक्सटर्नल व्यू, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का है, आएगा ही आएगा। ये 3 जो अभी मैंने आपको बताया, ये 3 टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमेशा मोस्ट लाइकली होता है कि एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। तो अभी यहाँ पर बात हो रही है टोटल डेटाबेस की। टोटल डेटाबेस का मतलब क्या है कि मैं हर एक चीज़ देख सकता हूँ। टोटल डेटाबेस कौन देख सकता है? टोटल डेटाबेस जो DBA होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो सारा का सारा काम संभाल रहा होता है, सिर्फ वो टोटल डेटाबेस का कंटेंट देख सकता है। और वो आता है आपका मिडिल लेवल के बीच में, मिडिल लेवल जिसको हम कंसेप्चुअल लेवल कहते हैं। एक्सटर्नल लेवल पर व्यूज़ वैसे बनते एक्सटर्नल लेवल पर हैं, बट यहाँ पर जो स्पेसिफिक टर्म बोली गई है कि आपका टोटल डेटाबेस है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है क्योंकि टोटल डेटाबेस है। एक्सटर्नल व्यूज़ पे क्या होता है? सिलेक्टेड कंटेंट होता है। फिजिकल के ऊपर कोई व्यू नहीं बनता, वहाँ पर एक्चुअल डेटा स्टोरेज होती है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा कंसेप्चुअल व्यू। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है द डैश रेफर टू द वे डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन एक्सेसिबल इन DBMS फॉर्म। तो हमें पता है जो डेटाबेस होता है, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, डेटाबेस हायरार्की से कोई इसका लेना देना नहीं है। डेटा ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है कि डेटा से हम रिलेट करें कि वे डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड कैसे हो सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करूं, अगर क्वेश्चन यहाँ तक होता द डैश रेफर टू द वे डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड, तो उसको डेटा ऑर्गेनाइजेशन पूछ देते। बट उसके अंदर जो एक और स्टेटमेंट होगी वो दे दी है एंड एक्सेसिबल फ्रॉम डेटाबेस। तो यहाँ पर जो है सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं होगी, यहाँ पर जो बात होगी वो होगी डेटा मॉडल के बारे में। तो जो डेटा मॉडल है वो सारा का सारा ये बता देता है कि डेटा ऑर्गेनाइज्ड कैसे होगा और किस किस के पास जो है एक्सेस अथॉरिटीज़ होगी। तो ये वाली सारी चीज़ें ही आपको ध्यान देना है कि छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर अगर आपने हल्का सा पढ़ा है या आप भूल जाते हैं तो आप मोस्ट लाइकली कि आप गलत आंसर लगा देते हैं, पर आंसर कुछ और होता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो अभी मैंने आपको अभी बताया था कि गोल्डन गिफ्ट है,
ये द आर्किटेक्ट ऑफ द डेटाबेस कैन बी व्यूड एज, ये 3 लेवल आर्किटेक्चर होता है हमेशा, जिसके अंदर कंसेप्चुअल व्यू, इंटरनल व्यू और एक्सटर्नल व्यू होता है, जिसको आप फिजिकल स्कीमा और कंसेप्चुअल स्कीमा या एक्सटर्नल स्कीमा के नाम से भी जान सकते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है डैश इंट्रोड्यूस द रिलेशनल डेटाबेस रूल। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपने डेटाबेस पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कोड रूल होता है। कोड रूल हमें ये बताता है कि जो प्राइमरी की का कंसेप्ट था डेटाबेस के अंदर वो किसने दिया था, वो कोड ने दिया था कि हमेशा जो है एक न एक चीज़ डेटाबेस के अंदर ऐसी होनी चाहिए जिससे मैं यूनिकली अपने रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकूं और आपका जो डेटाबेस है उससे रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो ये कोड के रूल थे, आपको कोड का याद रखना है। जो डेनिस रिची है वो क्रिएटर ऑफ द सी है, उसका कोई लेना देना नहीं है। और अतुल खाटे जो है जिसने डेटाबेस के ऊपर काम किया था, बट जो डेटाबेस के रूल है वो इंट्रोड्यूस किए थे कोड ने। फिर उसके बाद क्वेश्चन 10 आता है व्हेन वैल्यू in one or more attribute being used as a foreign key must exist in another set of one or more attribute in another table we have created n। इस चीज को आप ध्यान रखना, ये आपसे कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, क्वेश्चन के अंदर थ्योरी दे रखी है, वो पार्ट ज़्यादा है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अगर आप समझ जाते हैं लाइन बाय लाइन तोड़कर, तो आप इस क्वेश्चन का आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वरना ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपके दिमाग में थोड़ा सा डर पैदा कर देगा। जहाँ पर क्वेश्चन लंबा हो जाता है लोग डरना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं इसका आंसर क्या होगा। तो अगर ऐसा होता है तो क्वेश्चन को आप छोटे पार्ट में तोड़िए, समझने की कोशिश कीजिए कि स्टेटमेंट में है क्या, शांत दिमाग से पेपर कीजिएगा। अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो आई एम श्योर कि आप इस क्वेश्चन का गलत आंसर लगाओगे। तो क्वेश्चन को क्या है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाता है तो 1 मिनट होता है आपके पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो शांति के साथ क्वेश्चन पढ़िएगा और आपका एग्जैक्ट आंसर निकल आएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन द वैल्यूज इन वन और मोर एट्रीब्यूट, यानी कि जो एक टेबल है उसके एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यूज़ की बात हो रही है, बीइंग यूज्ड एज अ फॉरेन की, और वो क्या है फॉरेन की में आ रहा है, मस्ट एग्जिस्ट इन अनदर सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट, यानी कि वो क्या कह रहा है फॉरेन की हो गया तो मस्ट एग्जिस्ट, फॉरेन की हो गया तो अनदर टेबल में करेगा, मस्ट एग्जिस्ट इन अनदर सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हमारे पास क्या होता है फॉरेन की हो सकती है और फॉरेन की वो दूसरी टेबल में एग्जिस्ट करती हैं। और सिंपल सी ये वाली चीज़ है, इसको हम कहते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, यानी कि फॉरेन की जो है वो प्राइमरी की सर्व करती है किसी दूसरी टेबल के लिए और वो हर एक के लिए यूनिक होती है, और जो मेरी टेबल में यूज़ हो रहा है वो दूसरे में भी यूनिक यूज़ होता है, तो उसको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट पढ़ा जाता है। अगर आप यहाँ पर भी इस क्वेश्चन तक नहीं आ पाते कि आपने ये नहीं पढ़ा, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके लिए ऑड मैन आउट खेल सकते हैं। ऑड मैन आउट के अंदर अगर आपको ये चीज़ पता है कि नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म में तो हम जो है वो डेटा को तोड़ते हैं अलग अलग उसमें, तो नॉर्मल फॉर्म तो यहाँ पर पहले कट हो जाता है। इंसर्शन एनोमलीज क्या होता है कि यहाँ पर जब मैं कोई वैल्यू एक एंटर करूँ तो वो दूसरे में एंटर हो ना हो, या दूसरे के अंदर मल्टीपल एंटर हो जाए, या कोई भी एक ऐसी कोई नई टेबल क्रिएट हो जाए, तो इंसर्शन एनोमलीज है। तो उसके अंदर इंसर्शन एनोमलीज में हमेशा क्या होती है, यहाँ पर रॉन्ग वर्ड यूज़ हो जाता है, तो वो भी आप निकाल सकते हो। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, अगर आपने नॉर्मल फॉर्म पढ़ा है और आप काम कर रहे हैं तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब होता है जब एक फंक्शनल डिपेंडेंसी दूसरे पर और दूसरे से तीसरे पर चला जाए, या हमारे पास कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी हो जाती है। तो यहाँ पर जो है किसी भी पार्शियल डिपेंडेंसी की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर फॉरेन की आ जाती है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी विद इन द टेबल हो जाती है। तो इसका मतलब जो सिर्फ ऑप्शन बचेगा हमारा वो यहाँ पर बचेगा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो ये थे 10 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट लाइकली आ सकते हैं। अगली वीडियो में हम 11 से 20 करेंगे और उससे आगे 11 से 30 करेंगे। तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर कोई आपको टॉपिक समझ में नहीं आया है किसी क्वेश्चन में, अगर आपको समझने में मुश्किल हुई है या मैं अच्छे से समझा नहीं पाया हूँ, तो कमेंट कीजिए, पूछिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और इसको स्प्रेड कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, जाके उनका भी जो है एग्ज़ाम क्लियर हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर
वॉचिंग।